हाय फ्रेंड्स, नेपोलियन का सेकंड ट्रेलर आ चुका है। इसका पहला ट्रेलर का एनालिसिस और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ट्रेलर के बारे में और मैं इसमें एक नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस ट्रेलर को साथ में प्ले करूंगा और आपको पॉज कर करके बताऊंगा कि ये जो सीन दिखाया है ये एक्चुअली में हुआ था कि नहीं और पिक्चर में किस तरह से उसको ड्रामेटाइज किया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके जो ओपनिंग टाइटल्स जो आते हैं वो बहुत ही ऑसम है, एकदम पूरा मूड सेट कर देता है इस ट्रेलर के लिए। General, We are discovered. Good. Wait! Nice! It's a trap! Retreat! वो I'm not built like other men. ओके, ये जो सीन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से इस पिक्चर के लिए, क्योंकि पहला जो ट्रेलर आया था उसमें भी ये सीन था, इसमें भी है और काफ़ी देर तक चल रहा है सीन। ये जो मेरे ख्याल से जो सीन है ये है बैटल ऑफ ऑस्टरलिच का। ये हुआ था साल 1805 में और इसको बैटल ऑफ ऑस्टरलिच को बैटल ऑफ 3 एम्परर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 राजा इन्वॉल्व थे। एक तो नेपोलियन था फ्रांस की तरफ से, फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर के राजा थे फ्रांसिस द सेकेंड और रशियन एम्पायर के राजा थे अलेक्जेंडर द फर्स्ट। ये जो लड़ाई हुई थी ये ऑस्टरलिच के पास हुई थी, जो उस समय ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर था। ये जो इस मूवी में दिखाया है ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया है। रियलिटी में ऑस्टरलिच में जीत तो हुई थी नेपोलियन की, बट ये जो सीन दिखाया है कि एनिमी सोल्जर्स आ रहे हैं रशियन और ऑस्ट्रियन और उनको पता नहीं है कि वो एक फ्रोजन झील के ऊपर चल रहे हैं। एक झील है जो ठंडी से एकदम जमा हुआ है, उसके ऊपर नेपोलियन अपने कैनन फायर करता है और वो जो सतह होती है, जो जमी हुई सतह होती है, वो टूट जाती है और सोल्जर्स नीचे गिरने लगते हैं। ये चीज़ हुई तो थी रियलिटी में, बट इस ट्रेलर में ऐसा दिखाया है कि नेपोलियन ने ऐसा करके अपने जो एनिमी सोल्जर्स हैं उनको हैरान कर दिया, उनको सरप्राइज करके हरा दिया। रियलिटी में ये हुआ था बैटल ऑफ ऑस्टरलिच में, बट एकदम लास्ट में हुआ था जब ऑलरेडी नेपोलियन जीत चुका था और ऑस्ट्रियन रशियन सोल्जर्स जो थे वो रिट्रीट कर रहे थे। जब वो भाग रहे थे तो उनकी रिट्रीट को ब्लॉक करने के लिए उसने ये फ्रोजन लेक वाला जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई थी। पर जो भी कहो, जो पिक्चर में ड्रामेटाइजेशन है वो कमाल का है। Generals gathered in their masses. Move along now! Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. ये इजिप्ट का कैंपेन दिखाया है। सो नेपोलियन जब अभी पावर में नहीं आया था 1798 में, जब उसकी थोड़ी थोड़ी रेपुटेशन होने लगी थी, तो उसके जो ऑफिसर्स थे, मतलब उसके जो सीनियर लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इजिप्ट के कैंपेन में नेपोलियन को भेजा और यहीं पे नेपोलियन ने बैटल ऑफ द पिरामिड्स की थी जिसमें उसने अपने ओपोनेंट्स को हराया था। बैटल ऑफ पिरामिड्स जो है वो भी इस पिक्चर में दिखाया है और रिडली स्कॉट ने इसको बहुत ड्रामेटाइज किया है। रियलिटी में बैटल ऑफ पिरामिड्स पिरामिड से बहुत दूर हुआ था, बट ट्रेलर में दिखाया है कि जब वो फायर कर रहा है कैनन तो पिरामिड ही टूट जा रहा है। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था, बट हाँ, इजिप्शियन कैंपेन में बहुत कमाल दिखाया था नेपोलियन ने। बट लास्ट में आते आते ब्रिटिश नेवी ने, जो फ्रांस की नेवी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी वजह से नेपोलियन और उसके जितने भी सोल्जर्स थे वो अब फंस गए थे इजिप्ट में। तो अपने सोल्जर्स को वहाँ छोड़ के फिर नेपोलियन भागा वापस कहाँ, पेरिस में, क्योंकि उसको वहाँ पे तख्ता पलट करना था। बट इजिप्शियन कैंपेन भी उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया है। उसके बाद ये जो सीन है, हाँ, ये जो लड़ाई कर रहा है वो तलवारबाजी कर रहा है, ये था टूलों की लड़ाई थी। ये सीज ऑफ टूलों कहते हैं इसको, जो 1793 में हुई थी। आप देखेंगे कि इसमें आपको नेपोलियन थोड़ा यंग नजर आएगा और उसने अपना वो टोपी नहीं पहना हुआ है, क्योंकि इस समय नेपोलियन बहुत छोटे रैंक पे था एकदम। इसने नया नया आर्टिलरी ऑफिसर बना था और टूलों में इसको ऑब्जेक्टिव ये दिया गया था कि टूलों के अंदर जो एनिमी फोर्सेज हैं वो एक्चुअली फ्रांस के ही थे लोग, बट वो फ्रांस के रॉयलिस्ट थे। मतलब ऐसे लोग जो चाहते थे कि फ्रांस के राजा लुई द 16 की ही हुकूमत रहनी चाहिए, और उनसे लड़ाई करने के लिए, उनको उस फोर्ट से हराने के लिए नेपोलियन को भेजा गया। और नेपोलियन ने इस फोर्ट पे चढ़ाई की थी और इस लड़ाई में वो जीता था और इसी लड़ाई में नेपोलियन को पैर पे चोट भी लगी थी। तो ये जो एक्शन सीन दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है। But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds that plot destruction. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. Sorcerer of death construction. बिल्कुल सही दिखाया ये चीज़ भी।
नेपोलियन की जो वाइफ थी जोसेफिन, उससे नेपोलियन को बहुत प्यार था और ये दोनों आपस में बहुत लेटर्स लिखते थे, उसमें बहुत प्यार भरी बातें करते थे। और नेपोलियन इस बात को जानता था कि जोसेफिन उसको कंट्रोल कर सकती है और जोसेफिन इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती थी क्योंकि नेपोलियन बहुत ही दीवाना था जोसेफिन के प्यार के लिए। I must warn you, I will not lead a second in command. बिल्कुल सही। I will win by fire. नेपोलियन बहुत ही इगोइस्टिकल था और उसको ये था कि वो किसी के भी नीचे रह के उसको काम नहीं करना है। और जब शुरू में जब वो जूनियर था तब तो उसने किया ऐसा, बट जैसे जैसे वो सीनियर होता गया और उसको लीडरशिप पोजीशन मिलने लगी तो बहुत उसका ईगो और बढ़ रहा था कि उसको कोई ना बताए कि क्या करना है, वो खुद ही हैंडल कर लेगा। और ऑब्वियसली फिर वो फ्रांस का राजा भी बना, तो आप कह सकते हैं कि उसकी लीडरशिप अच्छी थी। यहाँ पे जो सीन दिखा रहे हैं लोग, ये पहले ट्रेलर में भी था। एक वाइट बाल की औरत है, ये जा रही है, उसके सर पे वो गिरता है। तो ये जो है ये मैरी एंटोनेट का एग्जीक्यूशन है। मैरी एंटोनेट थी उस समय फ्रांस की रानी, जो लुई एम्परर द सेकंड की वाइफ थी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत लोगों को इस तरह से मारा गया था कि जिन जिन को लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये हमारी सरकार के खिलाफ है, उनको पकड़ते थे और एक गियोटिन के नीचे डालते थे। गियोटिन एक बड़ा सा एक पोल होता था, उसके बीच में एक ब्लेड लगा रहेगा और जो भी जिसको पनिशमेंट देनी है वो अपना गला वहाँ पर रखेगा और वो ऊपर से ब्लेड गिरता था। तो मैरी एंटोनेट को भी ऐसे ही मारा गया था। मैरी एंटोनेट को मारने से पहले उनके बाल छीले गए थे और उनको वहाँ पे रख के जब मारा गया था तो नेपोलियन वहाँ पे नहीं था। तो इस ट्रेलर में दिखाया है कि नेपोलियन भी वो देख रहा है, बट ये चीज़ सच में नहीं थी। बट इतना तो चलता है क्योंकि आप इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, नेपोलियन इतना बड़ा पर्सनैलिटी था, उसके ऊपर आप 2-2.5 घंटे की पिक्चर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटाइज करनी होंगी, जल्दी जल्दी दिखानी होंगी। तो नेपोलियन को ऐसी जगहों पे दिखाया गया है जहाँ पे नेपोलियन था नहीं। I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. ये बात बिल्कुल सही दिखाया है। नेपोलियन का जब उसकी ताजपोशी हो रही थी, उसका राज्याभिषेक हो रहा था, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह का कस्टम था, ये एक रिवाज था कि जो राजा होगा उसके सर पे मुकुट रखता था एक क्रिश्चियन पादरी। बट यहाँ पे नेपोलियन ने अपने हाथ ही वहां से मुकुट ले लिया उससे और खुद अपने सर पे रखा। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए ट्रेलर में भी दिखाया है कि लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि नेपोलियन ये चीज, इस बात को वो घोषणा कर रहा था कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो अपना राजा खुद ही है और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, क्योंकि सब लोग क्रिश्चियनिटी से बात मानते थे, क्रिश्चियन जो पादरी होते थे उन्हीं से मुकुट पहनते थे। ये जो दिखाया है कैवलरी चार्ज कर रहा है, वो एक घोड़े पे बैठ के अपनी आर्मी को लीड कर रहा है, ये अनलाइकली है। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था, किसी भी कैवलरी चार्ज को नेपोलियन ने लीड नहीं किया था। You want to be great, but you are nothing without me. बिल्कुल, वंस अगेन जोसेफिन का ऑब्सेशन, यू आर नथिंग विदाउट मी, और नेपोलियन इस चीज़ को मानता भी था। नेपोलियन और जोसेफिन की रिलेशनशिप बहुत ही गहरी थी और बहुत सालों तक की शादी होके भी रखी थी। बट 1809 में ये बात क्लियर होने लग गई कि नेपोलियन और जोसेफिन साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इनको ज़रूर, ऑब्वियसली नेपोलियन राजा था फ्रांस का, तो एक उसको उत्तराधिकारी चाहिए था। तो साल 1810 में नेपोलियन ने डिवोर्स दिया। एक सेरेमनी हुई थी, उस सेरेमनी में जोसेफिन को उसने डिवोर्स दिया और फिर एक दूसरी शादी की 1810 में ही, और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मैरी लुइस शायद से उसका नाम था। Say it. I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin. ऑफ कोर्स। Whose country are we in? ओह, Mine. ऑसम, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। जो लास्ट में सीन दिखाया है वो बैटल ऑफ वाटरलू का है, क्योंकि जो स्क्वायर फॉर्मेशन किया था ये बैटल ऑफ वाटरलू में किया गया था, बहुत फेमस था। और इसी लड़ाई में 1815 की वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी और उसके बाद फिर उसको सेंट हेलेना भेज दिया गया था। ट्रेलर तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा, ऑसम, एपिक। और मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने वाटरलू के बाद नेपोलियन की क्या स्टोरी थी, उसको हेलेना भेजने के बाद हेलेना में उसने कैसे जीवन यापन किया, वो उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया है कि नहीं, मैं ये देखना चाहूँगा। पिक्चर का ट्रेलर बहुत ही कमाल का है और रिडली स्कॉट की मूवी है जिसने ग्लैडिएटर जैसी पिक्चर बनाई है, जो एक वॉर मूवी थी और बहुत ही एपिक थी।
रिडली स्कॉट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पिक्चर बनाता है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। तो इस बात को वो खुद ही मानता है कि वो उसकी पिक्चरें ऐसी नहीं होंगी कि आप उसकी पिक्चर देख के आप बहुत कुछ हिस्ट्री की बहुत नॉलेज ले लोगे। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट वो लेगा और उसके बारे में एक ड्रामेटिकली इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग मूवी बना देगा। तो ये पिक्चर देख के भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेपोलियन के बारे में वो दिखा रहा है जो एक्चुअली हुई नहीं थी, बट ओवरऑल आइडिया जो है पिक्चर का वो बहुत अच्छा है और जो इंसिडेंट्स दिखाए हैं उन्होंने उसको बस ड्रामेटाइज कर दिया। मुझे इस पिक्चर का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसको 10 on 10 दूंगा ट्रेलर को। और इसका जो पहला ट्रेलर था उसको मैंने रिव्यू किया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।